आरबीआई लैंड करता है मनी, इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लैंड टू मनी टू बैंक्स, एंड रेपो रेट क्या होता है, वो रेट जब आरबीआई क्या करती है, लैंड करती है शॉर्ट टर्म मनी बैंक्स को। एंड रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया, रेट एट विच आरबीआई बोरो करता है, इसमें तो लैंड करता है बट इसमें क्या करता है, ये बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स, जब बैंक से मनी लेता है आरबीआई जिस रेट पे। एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है, खरीदना और बेचना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, उसे बोलते हैं हम OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट अब क्वालिटेटिव मेथड्स, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वांटिटेटिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी देख लो। इसमें होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट कि कितना मार्जिन रखना है, मोरल सुसेज एंड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। नेक्स्ट आता है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, it refers to the total value of all final goods and services that are planned to be purchased by all sectors of the economy at a given level of income over a given time। ये क्या होता है, टोटल वैल्यू कितनी गुड्स और सर्विसेज की जो कि एक प्लान्ड होती है कि कितनी हमने परचेज करनी है सारे सेक्टर से इकोनॉमी के एक गिवन इनकम पे। अब डिमांड क्या होती है, जो कि आप क्या करते हो, खरीदते हो, ठीक है, विलिंग एग्रीगेट डिमांड, आप क्या कर रहे हो, आपकी डिमांड है। अब क्या क्या करते हो कि मुझे तो ये खरीदना है, कि भाई मेरी डिमांड ये है, पूछता है ना भाई क्या डिमांड है तेरी, तो मुझे क्या खरीदना है, सब क्या होती है डिमांड, क्या ज़्यादा डिमांड किसकी चल रही है, आईफोन की, ठीक है, कि आईफोन की ज़्यादा डिमांड चल रही है क्योंकि सब क्या कर रहे हैं, सब उसको खरीद रहे हैं, ठीक है। तो वो ही कि एक एग्रीगेट मींस एक फाइनल गुड और सर्विसेज का कि हमने प्लान किया कि परचेज करना है इकॉनमी से एक गिवन लेवल ऑफ इनकम ओवर अ गिवन टाइम। अगर आईफोन 1.5 लाख का है तो लोग उसको 1.5 लाख पे ही खरीद रहे हैं। आईफोन 17 इतना महंगा है लेकिन फिर भी लोग उसको खरीद रहे हैं, तो उनकी क्या है, उनकी इस चीज़ पे क्या है, डिमांड है। एडी लेवल, एडी डिनोट्स द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकॉनमी ओवर अ गिवन टाइम, ठीक है। और ये क्या है, ये इसमें दिख रहा है कि जो ये एडी क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि खर्चा, टोटल एक्सपेंडिचर गुड्स और सर्विस पे इकॉनमी में एक गिवन टाइम पे कितना खर्चा हो रहा है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड क्या होते हैं ओपन इकॉनमी में, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना कंजप्शन कर रहे हैं हाउस होल्ड, उस पर खर्चा कर रहे हैं कंजप्शन पे, तो वो एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट पे कितना कर रहे हैं, गवर्नमेंट कंजप्शन कितना है, और नेट एक्सपोर्ट्स। देयरफॉर एडी इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड एक्स माइनस एम मीन्स एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट। एन एंटी एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, द एक्स एंटी डिमांड रेफर्स टू व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन प्लान्ड, जो कि ऑलरेडी क्या होती है, प्लान्ड होती है, ठीक है। सो इट इज़ प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड, तो इसे हम प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड भी बोलते हैं। और एक्स पोस्ट एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, एक्चुअल कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड बिजनेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट आर इंक्लूडेड इन एक्स पोस्ट एग्रीगेट डिमांड, जो कि एक्चुअल कंज्यूमर क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, ठीक है, एंड बिजनेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे। इन अदर वर्ड्स एक्स पोस्ट डिस्क्राइब्स व्हाट एक्चुअली अकर्ड, ये क्या कर रहा है, ये क्या डिस्क्राइब करता है कि जो सच में कितना एक्चुअली अकर कितना हो रहा है। ये तो प्लान्ड होता है कि कितना प्लान्ड है, और ये कितना एक्चुअली अकर हो रहा है, वो होती है एक्स पोस्ट एग्रीगेट डिमांड। नेक्स्ट है आता है एग्रीगेट सप्लाई। अब उसमें डिमांड था, इसमें है सप्लाई की बात कि कितना डिमांड कर रहे हैं और कितनी सप्लाई हो रही है। इट इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज परचेजेबल बाय एन इकॉनमी ओवर अ पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड, कि कितना फाइनल गुड्स और सर्विसेज लोग परचेज कर रहे हैं, मतलब कितनी मॉनेटरी वैल्यू क्या है उसके इकोनॉमिक ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड में। इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, कितनी मूवमेंट हो रही है गुड्स की और सर्विसेज के इकोनॉमी में, कितनी सप्लाई हो रही है। AS is aggregate supply means AS is nothing more than national income because the monetary value of final goods and services equals net value added. The aggregate supply represents the country's national income. ठीक है, ये क्या सप्लाई करता है, ये कंट्रीज़ की नेशनल इनकम को भी सप्लाई करता है। AS aggregate supply is equals to Y means national income, कि कितना सप्लाई हो रही है। कंजप्शन फंक्शन मीन्स हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं। हाउस होल्ड इनकम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजप्शन डिमांड,
ठीक है, कि कितनी डिमांड है, कितना कंजप्शन जो हाउस होल्ड है कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना कंजप्शन कर रहे हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम इज डिस्क्राइब्ड एज द कंजप्शन फंक्शन। और जो रिलेशनशिप है कंजप्शन का और इनकम का, अब कोई फॉर एग्जांपल अगर एक साल में वो इतना कमा रहा है, ठीक है, उसमें से क्या करेगा, वो खर्चा भी करेगा, कंजप्शन भी करेगा, और क्या करेगा, अपनी थोड़ी सी सेविंग्स भी करेगा। ठीक है, तो इनकम क्या है, उसमें से कंजप्शन भी होगी और सेविंग्स भी होगी। द मोस्ट बेसिक कंजप्शन फंक्शन एज्यूम्स दैट कंजप्शन चेंजेस एट द सेम रेट एज इनकम। जैसे ही हमारी इनकम, अगर हमारी इनकम 100 रुपये थी और उसमें से हम अगर 80 रुपये कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि एक मिनट, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी इनकम है 100 रुपये और उसमें से अगर हम 80 क्या कर रहे हैं, 80 हम कंज्यूम कर रहे हैं और हम 20 क्या कर रहे हैं, 20 सेव कर रहे हैं। जैसे ही हमारी इनकम 100 से अगर बढ़कर हमारी 120 हो गई, तो हम क्या करें, हम 80 से हम क्या करने लग गए, हम 100 रुपये क्या करने लग गए, हम कंज्यूम करने लग गए, और हम 20 रुपये क्या करने लग गए, सेव करने लग गए। ठीक है, तो वैसे ही जो हमारी कंजप्शन क्या है, इनकम के साथ इनकम जैसे बढ़ी, हमारी कंजप्शन भी क्या होगी, बढ़ गई, हमारा खर्चा भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो द मोस्ट बेसिक कंजप्शन फंक्शन एज्यूम्स दैट कंजप्शन चेंजेस, कंजप्शन चेंज हो जाता है जैसे ही इनकम क्या होती है, चेंज होती है। द कंजप्शन कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द वाई एक्सिस बिकॉज, ये कंजप्शन फंक्शन वाई एक्सिस से क्यों स्टार्ट होती है, इवन जब इनकम हमारी ज़ीरो भी होती है तब भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। अगर हम चाहे कुछ कमा रहे हैं चाहे हम नहीं कमा रहे, लेकिन हम कंज्यूम तो फिर भी कर रहे हैं। तो इसलिए जब इनकम हमारी अगर ज़ीरो भी होती है तब भी हम कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हम कंज्यूम कर ही रहे हैं। नेक्स्ट आती है ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होती है, ऑटोनोमस कंजप्शन इज डिनोटेड बाय सी एंड रिप्रेजेंट्स कंजप्शन that is unaffected by the income. When consumption occurs even when income is zero, it is due to autonomous consumption. जब हमारी इनकम क्या होती है, हमारी इनकम जब ज़ीरो होती है तब भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो किसकी वजह से, ऑटोनोमस कंजप्शन की वजह से, क्योंकि हमारी नीड है। Hence the consumption is dependent on income. Induced consumption क्या होता है, द induced component of consumption CY demonstrates consumption dependence based on earning and income, जो कि किस पे बेस्ड होती है, अर्निंग, कितना हम कमा रहे हैं, कितनी हमारी इनकम है। तो हैंस दिस कंजप्शन इज डिपेंडेंट ऑन इनकम, ये कंजप्शन किस पे डिपेंड होती है, ये कंजप्शन इनकम पे डिपेंड होती है। नेक्स्ट है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। Propensity to consume. Marginal propensity to consume means the proportion of additional income that a person spend on consumption. वो ही proportion propensity to consume कहता है कि additional income का हम कितना एक person spend करता है consumption पे। ठीक है, in simple words, when income increases, जैसे ही हमारी income increase होती है, कितना हम extra, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे देखा था कि हम कितना extra करने लग गए 20, ठीक है, कंजप्शन फंक्शन, जिसमें हम कितना खर्चा, कितना हमने बढ़ा दिया, हमारा 80 हम पहले खर्च कर रहे थे, जैसे ही हमारी इनकम बढ़ी हमने 20 अपना क्या बढ़ा दिया, अपनी कंजप्शन बढ़ा दी। तो वही क्या है, वही है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि हमने कितना एक्स्ट्रा बढ़ाया। ठीक है, मीन्स हमने 20 एक्स्ट्रा इनकम हमने स्पेंड करना शुरू कर दिया अपने कंजप्शन पे। तो सपोज अ पर्सन इनकम इंक्रीजेज बाय 100, अगर एक पर्सन की इनकम 100 से इंक्रीज हो रही है तो एक्स्ट्रा कंजप्शन क्या कर रहा है, वो 80 कर रहा है, और वही एक्स्ट्रा सेविंग 20। तो एमपीसी क्या हो गया, 80 बाय 100, तो उस क्या आ गया 0.8। तो ये क्या है 0.8, वो है हमारा एमपीसी। दिस मीन्स द पर्सन स्पेंड 80% ऑफ एडिशनल इनकम, कि अपनी इनकम का वो 80%, अगर उसकी 100 से इनकम उसकी 200 हो गई, तो वो अगर पहले वो क्या कर रहा था 80 खर्च कर रहा था, तो उसने क्या कर दिया, वो 80 मीन्स 160 खर्च करने लग गया है अब। ठीक है, तो उसने 80% अपनी क्या कर दी, 80% उसने अपनी एडिशनल इनकम का अब वो 80% खर्च करने लग गया। तो वो क्या होता है, वो होता है एमपीसी। वैल्यू ऑफ एमपीसी, द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज ऑलवेज 0, एमपीसी 1। एग्जाम्पल 0.6, 0.7, 0.8। ये एक से बड़ी नहीं होती, बिकॉज पर पीपल कैन नॉट स्पेंड मोर देयर इन इनकम, वो पीपल अपनी खुद की इनकम से ज़्यादा नहीं स्पेंड कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इनकम है हमारी 100 और हम 200 तो स्पेंड नहीं कर सकते। ठीक है,
तो ये क्या होता है, ये हमेशा एक से क्या होएगा, एक से छोटा ही होगा, एक ग्रेटर, एक से बड़ा ये नहीं हो सकता, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, नेक्स्ट है सेविंग फंक्शंस। अगर सेविंग फंक्शन क्या है, जो हम सेव करते हैं, द सेविंग फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। इनकम और सेविंग के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, जैसे कि अगर हमारी इनकम 1000 है और अगर हम 800 रुपये इसमें से खर्च कर रहे हैं तो हमारी सेविंग कितनी होगी, 800 हमने खर्च कर दी है तो हमारी सेविंग क्या होगी, 200। तो यही क्या है हमारा सेविंग फंक्शन। इट एक्सप्लेन्स हाउ मच इनकम पीपल सेव एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम, कि कितना एक जो पीपल है, एक मतलब बंदा है, वो कितना सेव कर रहा है अपनी इनकम में से। सेविंग इज़ द पार्ट ऑफ इनकम, सेविंग भी इनकम का पार्ट है। दैट इज़ नॉट स्पेंड ऑन कंजप्शन, जो कि हम उसको खर्चे पे नहीं करते, उसको अलग से हम क्या करते हैं, अलग से हम उसको सेव करके रखते हैं, जैसे कि इसने ये 200 रुपये सेव करके रखे हैं। तो सेविंग क्या हो गया, इनकम में से अगर हम कंजप्शन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेविंग। सेविंग फंक्शन इक्वेशन क्या होती है, एस इज इक्वल्स टू -a प्लस एस बाय, एस क्या है इसमें से सेविंग, वाई इनकम, ए क्या है ऑटोनोमस कंजप्शन, एंड एस ये स्मॉल एस क्या है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, कि हम कितना सेव कर रहे हैं। फीचर्स ऑफ सेविंग फंक्शन के फीचर्स क्या हैं, सेविंग इंक्रीजेज विच विद इंक्रीज इन इनकम, जैसे ही हमारी अगर इंक्रीज हुई तो हम अपनी सेविंग्स भी क्या बढ़ा देंगे। अगर हमारी इनकम 100 से अगर हम 200 होगी, तो अगर हम पहले 80 रुपये खर्च कर रहे थे, अगर हम अब 150 कर रहे हैं, तो हम कितना, हम यहाँ पे हम 200 रुपये सेव करें तो हम कितना करने लग गए, 50 करने लग गए। तो जैसे ही हमारी इनकम भी इंक्रीज़ हुई, हमारी सेविंग्स भी इंक्रीज़ होगी और हमारी कंजप्शन भी इंक्रीज़ होगी। एट लो लेवल इन लो इनकम लेवल सेविंग में भी ज़ीरो और नेगेटिव। जब हमारी इनकम क्या होती है, इनकम जब हमारी बहुत कम होती है तो हमारी ज़ीरो इन सेविंग्स हो सकती है, या फिर हम नेगेटिव कह लो कि हमने कुछ भी सेव नहीं किया। और अगर हमारी इनकम क्या है, इनकम हमारी ज़्यादा है, तो हम ये क्या होता है, सेविंग हमारी पॉजिटिव होती है, तो हम सेव भी क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन और सेविंग के बीच में रिलेशनशिप क्या है, इनकम इज़ डिवाइडेड इनटू, इनकम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर हमारी इनकम है, या तो हम उसको कंजप्शन के लिए यूज़ करेंगे या फिर हम उसको सेविंग के लिए यूज़ करेंगे। तो इनकम क्या है, हमारी इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं, तो वाई इज इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस सेविंग, इनकम कंजप्शन सेविंग। नेक्स्ट आता है अब फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉल्यूंटरी एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स एक सिचुएशन जिसमें इन विच ऑल पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द प्रिविलेज वेज रेट गेट जॉब्स। फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है कि जब जहाँ पे लोग क्या करते हैं, लोग चाहते हैं काम करना और उनको एंड एबल टू वर्क एट द प्रिविलिंग वेज, कि जितना भी उनको वेज रेट मिल रहा है उस पर ही वो लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो है फुल एम्प्लॉयमेंट। और इनवॉल्यूंटरी एम्प्लॉयमेंट क्या है, इनवॉल्यूंटरी एम्प्लॉयमेंट अकर्स ये कब होती है, जब अ पर्सन तो काम करना तो चाहता है करंट वेज पे, पर उसको जॉब नहीं मिल रही। ठीक है, कि एक वर्कर अगर 500 उसको पर दिन का मिल रहा है तो भी वो काम करना चाहता है, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा। ठीक है, जैसे कि लो डिमांड फॉर जॉब, जब क्या होती है, डिमांड नहीं होती गुड्स और सर्विस की, इकोनॉमिक जो है हमारी इकोनॉमी स्लो होती है और लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, तब होती है इनवॉल्यूंटरी एम्प्लॉयमेंट। एंड फुल एम्प्लॉयमेंट कब होती है, इट डज नॉट मीन जीरो एम्प्लॉयमेंट, ये जीरो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। सम एम्प्लॉयमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट लाइक फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑलमोस्ट ऑल वर्कर्स इन इंडिया हु वांट जॉब्स आर एम्प्लॉयड, द इकोनॉमी इज़ क्लोज टू फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कि जितने भी अगर इंडिया में जितने भी वर्कर्स हैं वो चाहते हैं काम करना और उनको काम भी मिल रहा है, तो इसे हम बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट। ये कब की पॉइंट्स क्या है इसके, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, जब बहुत ज़्यादा क्या हो एम्प्लॉयमेंट हो इकोनॉमी में। ओनली वॉल्यूंटरी एम्प्लॉयमेंट्स में एग्जिट, जब सिर्फ वॉल्यूंटरी एम्प्लॉयमेंट हो। रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर फुली यूटिलाइज, जितने भी रिसोर्सेज इकोनॉमी के वो पूरे यूटिलाइज हो रहे हों, तब उस केस में क्या होता है, उस केस में फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। नेक्स्ट है एक्सेस डिमांड। एक्सेस मीन्स ज़्यादा डिमांड। तो एक्सेस डिमांड वो सिचुएशन है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, कि एग्रीगेट एक्सेस डिमांड कब होएगी, कि जितनी हम डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, डिमांड तो क्या है ज़्यादा है, लेकिन जो उसकी सप्लाई है वो उतनी नहीं है, सप्लाई क्या डिमांड से कम है। ठीक है, तो जब क्या है एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, कम है।
दिस मीन्स पीपल वॉन्ट टू बाय मोर गुड्स दैन द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस। तो लोग तो उन गुड्स को ज़्यादा बाय करना चाहते हैं लेकिन उतने प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। तो ये किस केस में होता है? प्रॉब्लम्स और इफेक्ट्स क्या है इसके एक्सेस डिमांड के? इन्फ्लेशन, ठीक है। जब क्या होती है? जब इन्फ्लेशन होती है, प्राइजेस ऑफ गुड्स इंक्रीज, जब गुड्स का प्राइजेस इंक्रीज बढ़ जाता है, शॉर्टेज हो गुड्स की मार्केट में, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग, जब लोगों अपनी लिविंग्स पे ज़्यादा कॉस्ट स्पेंड कर रहे हो, डिक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ पीपल, कि जो परचेजिंग पावर है पीपल की वो क्या हो रही है? वो डिक्रीज। एग्जाम्पल, इफ द इकोनॉमी ऑफ इंडिया कैन प्रोड्यूस गुड्स ₹1000 बट डिमांड, टोटल डिमांड इज ₹12,000, तो ये क्या है? एक्सेस डिमांड, ठीक है। गुड तो 1000 के हैं लेकिन वो डिमांड अगर 1200 का है तो वो 1200 भी खरीद रहे हैं, तो वो है एक्सेस डिमांड। इसको हम कैसे सही कर सकते हैं एक्सेस डिमांड को? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, तो द गवर्नमेंट ट्राइड्स टू रिड्यूस डिमांड इन द इकोनॉमी, तो गवर्नमेंट क्या चाहती है? सरकार बोलती है कि वो डिमांड को क्या करे? कम करे, रिड्यूस करे। तो वो फिस्कल पॉलिसी मीन्स टैक्सेस को क्या कर देगी? इंक्रीज कर देगी, ठीक है। हायर टैक्सेस रिड्यूस पीपल डिस्पोजेबल इनकम, सो कंजप्शन डिक्रीजेस, तो वो टैक्सेस को जो गवर्नमेंट है वो टैक्स रेट को हाई कर देगी। रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैं उनको क्या कर देगी? उनको कम कर देगी। इफ़ द गवर्नमेंट स्पेंड लेस ऑन प्रोजेक्ट्स डिमांड इज इकोनॉमी इंक्रीजेज, जब वो जितने भी प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट के उस पर कम कर दे, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक पॉलिसी इन इंडिया, दीज पॉलिसीज आर कंट्रोल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये पॉलिसीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है। मॉनेटरी पॉलिसीज में क्या करता है वो? बैंक रेट, जो रेपो रेट है जो आरबीआई अपने पास रखता है, बैंक रेट जो इस पे लेंड करता है, तो वो क्या कर देगी? उसको इंक्रीज़ कर देगी। जब उसको ज़्यादा कर देगी, इंक्रीज़ कर देगी, तो पीपल खरीदेंगे कम, तो इसलिए डिमांड भी क्या होगी? डिमांड भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो कि सेलिंग सिक्योरिटीज़ है, बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज़। आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आरबीआई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच देगी जिससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। इंक्रीज कैश रिजर्व रेशो, बैंक हैव लेस मनी टू गिव एज लोन्स, बैंक के पास अब जब सीआरआर को, जो अपनी बैंक अपने पास मनी मेंटेन करके रखता है रिजर्व्स, उसको क्या कर देगी? बढ़ा देगी, इसलिए बैंक लोन क्या देगी? लोन कम देगी, तो जिससे क्या होएगी? लोग खरीद नहीं पाएंगे, तो डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएंगी। तो ये है मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। नेक्स्ट है डेफिसिएंट डिमांड। डेफिसिएंट डिमांड वो सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट, जब एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो और एग्रीगेट डिमांड क्या हो? कम हो। दिस मीन्स पीपल बाय लेस गुड्स, जब लोग कम गुड्स को बाय करें जो कि इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही है। अगर इकोनॉमी गुड्स जितने प्रोड्यूस कर रही है उससे बहुत ज़्यादा कम ही लोग बाय कर रहे हो, तो एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? कम होती है, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होती है। इसके इफेक्ट्स क्या है? जब एम्प्लॉयमेंट क्या हो? एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, फॉल इन प्रोडक्शन कम हो जाए, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाए, इकोनॉमी ऑफ पीपल, इनकम ऑफ पीपल क्या है? वो भी क्या हो जाए? कम हो जाए। अगर पीपल की इनकम कम है तो वो कंजप्शन भी क्या करेंगे? कम ही करेंगे, स्पेंड भी वो क्या करेंगे? कम करेंगे, तो इसलिए वो जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी गुड्स हैं, उसको नहीं खरीदेंगे। इफ़ इकोनॉमी प्रोड्यूसेस गुड्स विद वर्थ 1000 बट डिमांड इज़ ओनली 700, तो ये क्या है? डेफिसिएंट डिमांड। इसके मेजर्स क्या हैं? ये कैसे करेक्ट हो सकती है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, जब एग्रीगेट डिमांड कम हो एग्रीगेट सप्लाई से, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ट्राइज टू इंक्रीज डिमांड, वो डिमांड को बढ़ा देती है। जैसे कि फिस्कल पॉलिसी, टैक्स रेट क्या कर देगी? डिक्रीज कर देगी। तो जब टैक्स हैं, अगर लोग जितना टैक्स पे कर रहे थे वो कम पे करेंगे, तो वो क्या करेंगे? गुड्स को खरीदने लग जाएंगे, तो उनकी डिमांड क्या है? डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मोर स्पेंडिंग ऑन रोड्स, वो क्या करेंगी? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ज़्यादा कर देगी, वो ज़्यादा रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स बनाने लग जाएगी, तो डिमांड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मॉनेटरी पॉलिसीज़, जैसे कि हमने इसमें देखा था कि जो ये है लोन्स इंक्रीज़ कर दिया रेपो रेट, तो इसमें क्या है? उल्टा डिक्रीज़ कर देगी रेपो रेट, ठीक है। इंक्रीज कैश रिजर्व रेशियो, अपने पास भी क्या रखेगी गवर्नमेंट, फिर बैंक्स क्या रखेंगे? कम रखेंगे। तो रिड्यूस बैंक रेट,
तो लोन्स बहुत अगर चीपर बहुत कम इंटरेस्ट पे मिलेंगे, इंटरेस्ट रेट पे, तो पीपल क्या है, लोग ज़्यादा बाय करेंगे और ज़्यादा ही खर्च करेंगे, तो जिससे क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन, आरबीआई बाय सिक्योरिटी, आरबीआई सिक्योरिटीज़ को बाय कर रहा है, जिससे लोगों क्या है, लोग डिमांड बढ़ेगी, मनी सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होएगी। रिड्यूस कैश रिजर्व रेशो, बैंक्स कैन गिव मोर लोन्स, बैंक ज़्यादा लोन देंगे, जब ज़्यादा लोन देंगे तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे और क्या होगी, डिमांड भी क्या होगी, ज़्यादा खरीदेंगे तो उनको यूज़ भी करेंगे उन पैसों को, उस लोन को, तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो इस ये मेजर्स है डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ये गवर्नमेंट कैसे अपना बजट बनाती है एंड इकोनॉमी में। अ बजट इज़ अ ईयर लॉन्ग फाइनेंशियल रिपोर्ट दैट एक्सप्लेन्स हाउ फ्यूचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल बी कैलकुलेटेड आइटम वाइज। जैसे कि अभी फेबररी में क्या आया था, फेबररी में आया था बजट, तो वो बजट क्या है, वो पूरे साल का ये बताती है कि गवर्नमेंट ये करेगी, उनके ये रेवेन्यू होएंगे और ये उनके क्या होएंगे, खर्चे होएंगे, ये उन पे इतने, इस पे जो गवर्नमेंट क्या है ये बनवाएगी, ये अपना स्पेंड करेगी, ये उसका खर्चा है और ये उसके रिवेन्यूज़ है। तो वो क्या होती है, एक ईयर लॉन्ग फाइनेंशियल रिपोर्ट, एक पूरे साल की फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है जो एक्सप्लेन करती है आने वाले फ्यूचर के रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर को आइटम वाइज। द बजट डिटेल्स द कंट्री रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। बजट क्या है, बजट क्या डिटेल करता है, कंट्री के, देश के रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर उसके कितने होने हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है बजट के, रिसोर्स एलोकेशन, इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक सेक्टर को मैनेज करना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो एंड इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। जैसे कि 2 कंपोनेंट्स ऑफ बजट क्या होते हैं, एक तो रिवेन्यू बजट है, तो रिवेन्यू बजट में क्या आएगा, रिवेन्यू रिसीट एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड कैपिटल बजट में आएगा कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये क्या होता है, रिवेन्यू रिसीट क्या होती है, इनकम रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट दैट डज नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी एंड डज नॉट रिड्यूस एसेट। जो कि इनकम रिसीव होती है गवर्नमेंट को, और वो गवर्नमेंट के लिए क्या होती है, गवर्नमेंट के लिए कोई भी वो उधार नहीं है कि उनको वो लाइबिलिटी नहीं है कि उसको बाद में पे करना है, और ना ही कोई भी गवर्नमेंट के एसेट रिड्यूस हो रहे हैं। जैसे टैक्सेस, अगर टैक्सेस लोग टैक्स देंगे तो इससे क्या गवर्नमेंट को मिलेगा, तो इससे गवर्नमेंट को क्या, गवर्नमेंट क्या रिसीव कर रही है, इनकम रिसीव कर रही है, ठीक है। तो इससे कोई भी उसके एसेट पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना उसकी उधार है कि उसने उधार लिया कि बाद में उसको पे करना है, ना उसकी कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, ठीक है। जैसे फीस एंड फाइन्स एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये क्या हो गए, ये हो गए रिवेन्यू रिसीट। एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गए, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर डे टू डे फंक्शनिंग, जो कि खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, सरकार खर्चा कर रही है अपने डे टू डे फंक्शंस पे। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है, पेंशन दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं लोन्स पे, सब्सिडी दे रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक्सपेंसेस हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। तो ये क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीट क्या होता है, रिसीट दैट क्रिएट लाइबिलिटी टू और रिड्यूस एसेट, जो कि क्या करता है, जो कि क्रिएट करता है लाइबिलिटी को, उधार, और एसेट्स को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। उसके डेट क्या होते हैं, डेट इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे कि बोरोइंग्स, अगर गवर्नमेंट बोरोइंग लेती है, लोन लेती है, डिसइन्वेस्टमेंट हो जाते हैं, सेलिंग कर देती है शेयर्स को पब्लिक कंपनीज में, तो वो क्या, वो होती है कैपिटल रिसीट। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्चा क्या होता है, एक्सपेंडिचर दैट क्रिएट्स एसेट्स और रिड्यूस लाइबिलिटी, जो कि एसेट क्रिएट कर रही है पर लाइबिलिटी तो क्या हो रही है, लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। जैसे कि गवर्नमेंट रोड बना रही है, डैम्स बना रही है, ब्रिजेस बना रही है, लैंड को बाय कर रही है, मशीनरी को बाय कर रही है, लोन गिव्स टू स्टेट्स, लोन दे रही है, ठीक है, स्टेट्स में, तो ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, गवर्नमेंट एलोकेट रिसोर्सेज टू डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी टू प्रमोट सोशल वेलफेयर, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट का बजट एलोकेट करती है रिसोर्सेज को, ताकि जो क्या है, सोशल वेलफेयर हो सके, जैसे एजुकेशन पे, हेल्थ सर्विस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड्स पे, ब्रिजेस पे, ठीक है। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी कम हो, ठीक है। द गवर्नमेंट ट्राइज टू रिड्यूस इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर, ताकि जो कि रिच और पुअर के बीच में, अमीर और गरीब के बीच में जो कि इनइक्वालिटी है उस वो क्या हो, वो कम हो। तो इसलिए लोग क्या करती है, पुअर पीपल को ज़्यादा स्कीम्स जो चलती हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट देती है। जैसे कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, हाई टैक्स लगा देती है रिच पीपल पे, अमीर लोगों पे। सब्सिडीज एंड वेलफेयर स्कीम्स जो कि पुअर पीपल को
मिलती हैं गरीब लोगों को, जो कि स्कीम्स आती हैं, उनको सब्सिडीज़ मिलती है, उनको कोई भी मीन्स पैसे मिलते हैं किसी भी स्कीम के रिगार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबल हो। द गवर्नमेंट यूजेज द बजट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट इसलिए भी बजट बनाता है ताकि क्या हो, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, महंगाई ना बढ़ जाए, अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, ठीक है, बेरोजगारी ना हो। तो दिस मेंटेन, ये किस लिए मेंटेन हो, ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रही इकोनॉमी में। इकोनॉमिक ग्रोथ हो, गवर्नमेंट बजट प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट बजट को इसलिए भी बनाती है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो कंट्री की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रीज पे, एग्रीकल्चरल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, ठीक है। द गवर्नमेंट मैनेज एंड फाइनेंसेस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज थ्रू द बजट। एग्जाम्पल, कंपनीज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट मैनेज करती है और फाइनेंसेस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, ठीक है, उनके लिए। जैसे कि कंपनी क्या करती है, कंपनी जो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उनको मैनेज करना, पब्लिक एंटरप्राइजेज को मैनेज करना, तो उस पर भी क्या लगाती है, पैसा लगाती है। तो इससे भी क्या हुआ, ये भी क्या है, एक हमारा ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का। नेक्स्ट है बैलेंस्ड बजट कौन सा होता है, सरप्लस बजट क्या होता है, डेफिसिट बजट। अ बैलेंस्ड बजट इज अ बजट इन विच गवर्नमेंट रिसीट्स आर इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट की जो रिसीट है और गवर्नमेंट का खर्चा है वो इक्वल हो। जैसे कि गवर्नमेंट की रिसीट भी हज़ार रुपये, गवर्नमेंट के पास पैसे भी 1000 रुपये आए हैं और उनका खर्चा भी 1000 रुपये है, तो ये क्या हो गया, इक्वल। तो यहाँ पे कोई भी सरप्लस नहीं हुआ और कोई भी डेफिसिट नहीं हुआ। सरप्लस बजट क्या होता है, सरप्लस बजट अकर्स व्हेन गवर्नमेंट रिसीट, जो गवर्नमेंट की रिसीट है, गवर्नमेंट के पास पैसा जो आया है वो ज़्यादा हो उसके खर्चों से। जैसे कि गवर्नमेंट के पास आए तो 12,000 रुपये टैक्सेस से, जो हमने पढ़ा, जिससे गवर्नमेंट को इनकम रिसीव होती है, तो उससे उसके पास आए 12,000 रुपये, लेकिन उसका खर्चा सिर्फ 1000 रुपये ही हुआ। तो जो 200 रुपये है तो वो क्या है, सरप्लस बजट, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेव्स एक्स्ट्रा इनकम, इससे गवर्नमेंट एक्स्ट्रा इनकम सेव करता है एंड यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, और ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए होता है। डेफिसिट बजट अकर्स, ये इसका उल्टा, जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो और रिसीट कम हो। डेफिसिट बजट अकर्स व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हों और गवर्नमेंट की जो रिसीट हो वो कम हो, एक्सपेंडिचर ज़्यादा और रिसीट कम। जैसे कि अगर गवर्नमेंट की रिसीट तो 1000 रुपये है और गवर्नमेंट का खर्चा क्या है 1300 रुपये, तो ये माइनस में चला गया। तो गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट्स इनकम, गवर्नमेंट अपने इनकम से ज़्यादा ही स्पेंड कर रहा है, ज़्यादा ही खर्चा कर रहा है। तो कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज़, और ये कॉमन होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो ये जो -300 है ये क्या है, डेफिसिट बजट। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP, ठीक है। अब BOP क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। It includes transactions related to trade, services, investment, loans and transfer payment. Balance of payment is a systematic record of all payment and receipts between एक country और other countries के बीच में, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है, जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जितनी भी वो जो पेमेंट है, जितनी भी वो ट्रांजेक्शन्स हैं एक कंट्री में और दूसरी कंट्रीज़ में, उसका रिकॉर्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP। ये इसके करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट के। करंट अकाउंट क्या होता है, इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स, सर्विसेज, इनकम एंड ट्रांसफर्स। करंट अकाउंट में कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है, गुड्स, सर्विसेज, इनकम की और ट्रांसफ़र की। तो मेन पार्ट क्या करंट अकाउंट के, ट्रेड इन गुड्स, जैसे कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स, कितना एक्सपोर्ट है, कितना इम्पोर्ट हुआ है। एग्जाम्पल, एक्सपोर्ट ऑफ कार्ट और इम्पोर्ट ऑफ ऑयल। ट्रेड इन सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग है, टूरिज्म है, इंश्योरेंस है, शिपिंग, IT सर्विसेज, वो ट्रेड सर्विसेज, ठीक है। गुड्स होगी, सर्विसेज। इनकम कैसे होगी, इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अब्रोड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कितनी इन्वेस्टमेंट से इनकम आई है और एम्प्लॉयमेंट हुई है। इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड्स के फॉर्म में। ट्रांसफर्स हो गए, मनी सेंट विदाउट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न, जो हमने पैसा खर्च किया है बिना किसी रिटर्न के, उसमें जैसे कि गिफ्ट्स होगी, डोनेशंस होगी, रेमिटेंसेस। गिफ्ट अगर हम किसी को दे रहे हैं तो बदले में हमें कुछ भी नहीं मिलता, डोनेशन दे रहे हैं, ठीक है, तो बदले में कुछ भी नहीं मिलता, वो सब कुछ करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होती हैं।
गुड्स सर्विसेज इनकम एंड ट्रांसफर्स। अब कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैपिटल ट्रांसफर एंड फाइनेंशियल एसेट। ये इसमें क्या रिकॉर्ड होता है, कैपिटल ट्रांसफर्स एंड फाइनेंशियल एसेट, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोन एंड बोरोइंग, बैंकिंग कैपिटल, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगी, लोन टेकन और गिवन टू फॉरेन कंट्रीज, हम फॉरेन कंट्रीज को जो कि लोन दिया है, चेंजेस इन फॉरेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बैंक, चेंजेस इन रिजर्व्स हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक, वो सब कुछ किसमें रिकॉर्ड होता है, कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस, बीओपी सरप्लस। Balance of payment surplus occurs when the total receipt from foreign countries are more than total payment to foreign countries. Balance of payment surplus क्या है कि जितनी अगर दूसरी कंट्री से, फॉरेन कंट्री से हमारे पास क्या आ रहे हैं, जितने पैसे आ रहे हैं और जितनी हम फॉरेन कंट्री को दे रहे हैं, ज़्यादा कंट्री मीन्स ज़्यादा पैसे हमारे पास आ रहे हैं और हम भेज रहे हैं, वो क्या है, वो कम हो और ये जो ज़्यादा हो, तो वो होगा सरप्लस। मनी कमिंग इनटू द कंट्री ज़्यादा हो और मनी कमिंग गोइंग आउट टू द कंट्री। इफ़ अ कंट्री एक्सपोर्ट्स मोर गुड्स एंड रिसीव्स मोर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रोड देन इट पेज फॉर इम्पोर्ट, बीओपी शोज सरप्लस। इंक्रीज इन, ये इसका रिजल्ट क्या होता है सरप्लस में, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक पोजीशन। नेक्स्ट अब डेफिसिट क्या होता है, डेफिसिट होगा जब हम जो पे कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ को वो ज़्यादा हो और फॉरेन कंट्रीज से जो पैसा आ रहा हो वो क्या हो, कम हो। तो पेमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट अकर्स व्हेन द टोटल पेमेंट टू फॉरेन कंट्रीज वो क्या हो, मोर देन द टोटल रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज। सिंपल वर्ड्स में मनी गोइंग आउट ऑफ द कंट्री वो क्या है, ज़्यादा है, और मनी कमिंग कितनी है, जो आ रही है वो है कम। तो इफ़ अ कंट्री इम्पोर्ट्स मोर गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट एक्सपोर्ट, तो बीओपी शोज अ डेफिसिट। जब कंट्री ज़्यादा इंपोर्ट करती है, ज़्यादा सामान इंपोर्ट करती है गुड्स और सर्विस को, जितना हम बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तब आता है डेफिसिट बीओपी। तो रिजल्ट क्या है डेफिसिट बीओपी का, डिक्रीज होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में एंड कंट्री में नीड फॉरेन लोन्स और इन्वेस्टमेंट। तो कंट्री को फॉरेन लोन चाहिए होता है और इन्वेस्टमेंट भी चाहिए हो सकता है। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मीन्स फॉरेक्स। फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री एक्सचेंज फॉर द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। एक फॉरेन एक्सचेंज वो रेट है जब जिसमें हम एक कंट्री की करेंसी को एक्सचेंज करते हैं दूसरी कंट्री की करेंसी, जैसे कि इफ़ $1 इज इक्वल्स टू 83, इट मीन्स जो 83 हम चाहिए हैं टू बाय $1, तो वो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब रेट इज़ द प्राइस ऑफ वन कंट्रीज करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर कंट्रीज करेंसी। इसमें होते हैं टू टाइप्स, फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल और या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। द एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, फिक्स्ड होता है कि अगर $1 की वैल्यू क्या है वो 80 ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अगर चेंजेस हो जाता है किसमें, डिमांड और सप्लाई की वजह से। द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन द मार्केट, इट कीप्स चेंजिंग, वो चेंज हो रहता है। अगर डिमांड ज़्यादा हो तो डॉलर का प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और हमारी जो रुपी है, हमारी करेंसी है, उसका प्राइस क्या हो जाएगा, फॉल, गिर जाएगा। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट इज मेंटेन डिटरमाइंड बाय मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, जो कि किससे मेंटेन होता है, मार्केट डिमांड और सप्लाई से डिटरमाइन करते हैं बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करती है, बट जो गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है समटाइम्स इंटरवेंस टू कंट्रोल लार्ज फ्लक्चुएशंस। सिंपल डेफिनेशन में हम मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को क्या कह सकते हैं, ये वो सिस्टम है वेयर द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेज। जो एक्सचेंज रेट है वो किससे, मार्केट फोर्सेज से क्या हो, डिटरमाइन हो। मार्केट फोर्सेज क्या होगी, जो कि डिमांड होगी एंड क्या होगी, सप्लाई होगी। डिमांड और सप्लाई से क्या हो, जो डिटरमाइन हो, बट कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक नेसेसरी, और जिसको कंट्रोल और रेगुलेट कौन करता है, ज़्यादातर सेंट्रल बैंक करता है। जैसे कि इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समटाइम्स बाय और सेल फॉरेन करेंसी टू स्टेबलाइज द वैल्यू ऑफ रुपी। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है
मीन्स जो आरबीआई है सेंट्रल बैंक, वो क्या करते हैं कभी कभार या तो बाय खरीद लेगा या सेल कर लेगा फॉरेन करेंसी को, अपनी जो रुपये की वैल्यू है उसको स्टेबल करने के लिए। तो फीचर्स क्या हो गए इसके, एक्सचेंज रेट इज मेंटेन्ड डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई, जो अभी हमने पढ़ा कि किससे डिटरमाइन होता है, ये मार्केट फोर्सेस जो कि क्या है डिमांड और सप्लाई है। गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक कैन इंटरवेन व्हेन रिक्वायर्ड, ये कहीं कभी कभार बैंक्स बाय कर लेते हैं फिर सेल कर लेता है फॉरेन करेंसी को, ताकि क्या हो हमारी वैल्यू, हमारी रुपये की वैल्यू वो स्टेबल रहे। हेल्प्स टू कंट्रोल एक्सेसिव फ्लक्चुएशंस इन करेंसी वैल्यू, हमारी करेंसी में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो। तो इसलिए आरबीआई क्या करता है कभी कभार बाय कर लेता है, खरीद लेता है या फिर बेच देता है फॉरेन करेंसी को। तो यहाँ हमारा मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी हो चुका है कंप्लीट। एंड थैंक यू, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हमने की है मैक्रो इकोनॉमिक्स का 1 शॉट, कल हम करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स का 1 शॉट। तो सब्सक्राइब करें ताकि आप भी जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।